नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीके पॉइंट्स 99 में। दोस्तों, आज की क्लास में हम गांधी जी के जीवन के प्रमुख आंदोलन एवं प्रमुख घटनाओं का अध्ययन करेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। आज की क्लास में हम 1917 से लेकर 1947 तक जो एक गांधी युग चला था उससे संबंधित सभी प्रमुख आंदोलनों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे गांधी युग के बारे में। जो 1917 से 1947 तक का जो समय था वो गांधी युग के नाम से जाना जाता है। 1917 में चंपारण बिहार के एक स्थानीय नेता जिनका नाम राजकुमार शुक्ल था, वे गांधी जी से मिले और चंपारण बिहार की स्थिति के बारे में अवगत कराया और वहाँ की 3 कठिया प्रणाली के बारे में गांधी जी को जानकारी दी और गांधी जी से चंपारण चलने को कहा। वहाँ के किसानों की स्थिति के ऊपर कुछ कदम उठाने की मांग की। 3 कठिया प्रणाली जो है किसानों को 20 कट्ठे की भूमि में से 3 कट्ठे की भूमि पर नील की खेती करना अनिवार्य होता था। तो गांधी युग के शुरुआत में जो है या गांधी जी के शुरुआती जीवन में जो है 1917 में राजकुमार शुक्ल नाम के एक बिहारी व्यक्ति मिले जो चंपारण से संबंधित थे। उस समय जो है बिहार में 3 कठिया प्रणाली का किसान विरोध कर रहे थे, क्योंकि किसानों को जो है 20 कट्ठे की भूमि में से 3 कट्ठे की भूमि पर नील की खेती करना अंग्रेज़ों ने अनिवार्य कर दिया था। इसमें होता क्या था, जिन किसानों की भूमि सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती थी उसी 3 कट्ठे की भूमि पर किसानों को नील की खेती करना अनिवार्य था। और नील की फसलों की जो जड़ें होती थीं बहुत लंबी होती थीं, जिससे वे उपजाऊ भूमि को नुकसान पहुंचाती थीं। इसलिए किसान जो है इस 3 कठिया प्रणाली से बहुत दुखी थे। इसी के विरोध में जो है गांधी जी ने बिहार के चंपारण में अपने जीवन का पहला आंदोलन या सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह 1917 में शुरू किया था। तो गांधी जी ने राजकुमार शुक्ल के इस निमंत्रण को स्वीकार किया और वे चंपारण बिहार के लिए चले गए थे। वहां उन्होंने किसानों की बुरी हालत पर दृष्टि डाली और उनकी तकलीफ को समझते हुए इस 3 कठिया प्रणाली के खिलाफ अंग्रेज़ों के विरुद्ध 1917 में भारत में अपने पहले सत्याग्रह की शुरुआत की, जिससे जो है चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। राजकुमार शुक्ल के बुलावा पर जो है गांधी जी बिहार गए और किसानों के लिए जो है 3 कठिया प्रणाली का विरोध किया और 1917 में अपना पहला सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की, जिसे हम चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। इसी के संदर्भ में इस चंपारण सत्याग्रह का परिणाम यह निकल कर आया कि इस 3 कठिया प्रणाली को समाप्त कर दिया गया और इसके साथ साथ जो कर थे उनको 25% तक कम कर दिया गया था। यह गांधी जी के प्रमुख आंदोलनों में से एक था। यह चंपारण सत्याग्रह गांधी जी की भारत में प्रथम विजय साबित हुई और भविष्य में गांधी जी को भारत के एक बड़े नेता के रूप में होने के द्वार भी खुल गए थे। इस सत्याग्रह के बाद रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गांधी जी को जो है महात्मा की उपाधि दी गई और बाद में उन्हें महात्मा गांधी के नाम से जाने लगा और बुलाया जाने लगा। चंपारण सत्याग्रह के बाद जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी, तब से जो है उन्हें महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। इसके बाद दूसरा आंदोलन शुरू हुआ था, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, जो 1918 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह के बाद 1918 में गांधी जी अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूरों से मिले और उनकी समस्या को समझा। अहमदाबाद के मिल मजदूरों के अधिकारों के ऊपर अत्याचार किए जा रहे थे और उनके हितों में होने वाली योजनाओं पर भी रुकावटें डाली जा रही थी। इसी के विरोध में जो है गांधी जी ने मिल के मजदूरों के साथ अपना प्रथम बार भूख हड़ताल की और इस नीति को अपनाया और भूख हड़ताल का परिणाम जो है गांधी जी के पक्ष में आया था। तो जो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन था 1918 में, इसी में जो है गांधी जी ने अपने जीवन की
प्रथम बार भूख हड़ताल की और इसका जो रिजल्ट आया वो गांधी जी के पक्ष में आया था। इसके बाद जो है इसी वर्ष 1918 में खेड़ा आंदोलन शुरू किया था, जिसमें जो है इसके बाद 1918 में गांधी जी खेड़ा जो गुजरात में है वहाँ किसानों के साथ हो रहे अत्याचार के विरुद्ध अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन किया। यहाँ पर किसानों की फसलें बहुत नष्ट हो जाने के बाद भी उनसे जो है करों की वसूली की जा रही थी। यहाँ पर आंदोलन में उनका जो साथ दिया था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया था। इसके बाद जो है उनके जीवन का जो प्रमुख आंदोलनों में से एक था वो था आपका खिलाफत आंदोलन, जो 1922 तक था। उस समय जो है तुर्की के खलीफा को सारे विश्व के मुस्लिमों का गुरु माना जाता था और उनके ऊपर अंग्रेज़ों द्वारा बुरा व्यवहार किया जा रहा था, और अंग्रेज़ों के उनके इस बुरे व्यवहार को लेकर भारत में मुस्लिमों ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो है खिलाफत आंदोलन को शुरू कर दिया था। गांधी जी भी इस आंदोलन में सहयोग किया, क्योंकि वे मुस्लिमों को भारत के अंग्रेज़ों के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन में जोड़ना चाहते थे। प्रारंभ में इस आंदोलन का नेतृत्व जो है अली बंधुओं द्वारा किया जा रहा था, परंतु बाद में इस खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी को दे दिया गया था। तो जो खिलाफत आंदोलन था उसमें जो है अंग्रेज़ों के द्वारा भारत के मुस्लिमों पर बुरा व्यवहार किया जा रहा था, और भारत के जो मुस्लिम थे वो अंग्रेज़ों के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन को शुरू किया था। गांधी जी ने इसमें सहयोग किया, और ये जो आंदोलन था अली बंधुओं द्वारा शुरू में किया जा रहा था, बाद में जो है खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी को दे दिया गया था। इसके बाद इम्पोर्टेंट जो आंदोलन था असहयोग आंदोलन 1920 में, जब 1918 में विश्व युद्ध समाप्त हो गया, तब खिलाफत आंदोलन के समय ही 1919 में अंग्रेज़ों द्वारा रोलैक्ट एक्ट को भारत में लाया गया, परंतु उस एक्ट में भारतीयों के लिए कोई भी अच्छी बात नहीं थी, जैसा गांधी जी और भारत के अन्य लोग सोच रहे थे। क्योंकि जैसे हमने चर्चा की थी, गांधी जी भारतीयों को विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों की मदद के लिए अंग्रेज़ी सेना में भर्ती होने का प्रोत्साहन दे रहे थे, ताकि विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज़ भारत के लिए कुछ अच्छे कदम उठाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो जब अंग्रेज़ों ने 1919 में रोलैक्ट एक्ट को पारित किया, लेकिन उसमें भारतीयों के लिए कोई भी अच्छी बात नहीं थी, जैसा कि जो है गांधी जी और अन्य भारत के लोग सोच रहे थे। क्योंकि गांधी जी जो है भारत को विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों की मदद के लिए अंग्रेज़ी सेना में भर्ती कराने के लिए प्रोत्साहन दे रहे थे, लेकिन ताकि जो है विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज़ भारत के लिए कुछ अच्छे कदम उठाएं, पर अंग्रेज़ों ने ऐसा कुछ नहीं किया। इसके बाद जो है तब रोलैक्ट एक्ट के विरोध में बहुत लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे, जहां पर अंग्रेज़ों की ओर से जनरल डायर द्वारा भारतीयों पर जो है 1919 में नरसंहार किया गया था, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना गया था। इन सब घटनाओं को देखते हुए गांधी जी द्वारा 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई, और ये गांधी जी का भारत में प्रथम सबसे बड़ा आंदोलन में से एक था। उस समय गांधी जी ने कांग्रेस के अगस्त में हुए विशेष अधिवेशन जो कलकत्ता में आयोजित किया गया था, उसमें इस असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव दिया, तथा इस आंदोलन को कलकत्ता अधिवेशन में जो है अस्वीकार कर दिया गया था। लेकिन बाद में उसी वर्ष नागपुर अधिवेशन में जो दिसंबर में आयोजित किया गया, उसमें असहयोग आंदोलन को जो है मंजूरी दे दी गई थी। बाद में चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू ने इस आंदोलन को स्वीकार कर लिया, परंतु एनी बेसेंट द्वारा जो कांग्रेस की अध्यक्ष थी, इस असहयोग आंदोलन को मूर्खतापूर्ण विरोध कहा गया था। एनी बेसेंट जो है असहयोग आंदोलन को मूर्खतापूर्ण विरोध कहा था। धीरे धीरे ये आंदोलन बहुत बड़ा होता चला गया, और भारत के कई बड़े नेता जो है इस आंदोलन में जुड़ने लग गए थे। यह आंदोलन सफल होता दिख रहा था, लेकिन इस आंदोलन के बीच एक ऐसी घटना हुई जिसमें आंदोलन को गांधी जी द्वारा समाप्त कर दिया गया था। लेकिन
वो घटना कौन सी थी? वो थी आपकी चौरी चौरा कांड। इस घटना के बाद जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। चौरी चौरा कांड जो है 5 फरवरी 1922 को हुआ। असहयोग आंदोलन के बीच चौरी चौरा जो गोरखपुर में है, 5 फरवरी 1922 को वहाँ के ग्रामीणों ने वहाँ के पुलिस थाने में वहाँ के थानेदार को 21 सिपाहियों सहित थाने में बंद कर दिया और उसके बाद जो है थाने में आग लगा दी थी। इसमें उनकी दर्दनाक मृत्यु हुई और इस घटना के बाद गांधी जी ने इस असहयोग आंदोलन को हिंसात्मक होते हुए देख इसको समाप्त करने का निर्णय लिया। इसके बाद 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को समाप्त करने की जो है घोषणा कर दी जाती है। चौरी चौरा कांड के बाद जो है इसको हिंसात्मक होते देख गांधी जी ने अपना 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। इसके बाद स्वराज पार्टी का गठन हुआ था जो मार्च 1923 में हुआ। इसके बाद कुछ नेता थे जो गांधी जी के विचारों से सहमत नहीं थे और इनमें जो है चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू जो गांधी जी के विचारों के साथ सहमत नहीं रहा करते थे, उन्होंने एक नई पार्टी की स्थापना करने का निर्णय लिया और इसी क्रम में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में मार्च 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जो है गांधी जी के विचारों से सहमत नहीं थे और उन्होंने अपनी एक नई पार्टी 1923 में इलाहाबाद में, जिसका नाम स्वराज पार्टी रखा, उसको स्थापित किया। इसके बाद गांधी दास पैक्ट 1924 में, जैसा कि हमने चर्चा की, जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया तब बहुत भारतीय नेता उनके इस फैसले से नाखुश थे। कई नेताओं ने इस कदम की आलोचना की और इसी में चित्तरंजन दास का नाम भी था और उनके द्वारा गांधी जी के विचार बहुत ही अलग अलग हो गए थे। इसी क्रम में गांधी जी और चित्तरंजन दास के मध्य 1924 में एक समझौता हुए जिसे हम गांधी दास पैक्ट के नाम से जानते हैं। गांधी जी और चित्तरंजन दास के मध्य जो है 1924 में एक समझौता हुआ था जो इतिहास में गांधी दास पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ 1930 से 1934। यह आंदोलन गांधी जी का असहयोग आंदोलन के बाद भारत में दूसरा सबसे बड़ा आंदोलन साबित हुआ। यह आंदोलन 1930 से लेकर 1934 तक चला, परंतु कुछ कारणों की वजह से इस आंदोलन के समय काल बीच में एक ऐसा समय आया जिसमें यह आंदोलन नहीं चला। इसका तात्पर्य यह है 1930 से लेकर 1934 तक ये आंदोलन जो है कुल 2 चरणों में चला था। यानी कि सविनय अवज्ञा जो आंदोलन है वो 2 चरणों में चला था, 1930 से लेकर आपका 1934 तक। पहला चरण जो था 1930 से लेकर 1931 और जो दूसरा चरण था वो 1932 से लेकर आपका 1934 तक चला। इसके बाद जो है गांधी जी ने डांडी मार्च यात्रा की जो 12 मार्च 1930 से 6 मार्च 1930 तक चली। लॉर्ड इरविन के द्वारा गांधी जी की इन 11 सूत्री मांगों के ऊपर कोई कदम नहीं उठाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने इसके विरोध में आंदोलन करने का निर्णय लिया और डांडी मार्च करने की घोषणा कर दी थी। डांडी मार्च को गांधी जी द्वारा नमक कर के विरोध में चलाया गया और इसके साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने के लिए भी डांडी मार्च को चलाया गया था। तो डांडी मार्च को शुरू करने के जो है गांधी जी के कुल 2 उद्देश्य थे। पहला तो आपका नमक कानून को तोड़ना, यानी नमक कर के विरोध में, और दूसरा जो है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन को चलाने के लिए डांडी मार्च को चलाया गया था। यह डांडी मार्च 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था और 6 अप्रैल 1930 तक चला था। यह डांडी मार्च गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम से लेकर डांडी जो गुजरात में है वहाँ तक चलाया गया और इसमें गांधी जी के साथ भारत के अलग अलग क्षेत्रों से कुल 78 सहयोगियों ने भाग लिया और दूरी जो इसकी थी 241 मील की थी। शुरुआत में तो गांधी जी के साथ सिर्फ 78 सहयोगी ही डांडी मार्च के लिए निकले, परंतु जब डांडी पहुँचते पहुँचते जो है भारत के बहुत सारे लोग डांडी मार्च में जुड़ते गए और ये संख्या जो है लाखों तक पहुँच गई थी। तो ये इम्पोर्टेंट इसमें जो बात है,
गांधी जी का जो दांडी मार्च था वो आपका 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था और 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हो गया था। यह जो दांडी मार्च था साबरमती आश्रम से दांडी जो गुजरात तक चलाया गया था और इसमें कुल 71 सहयोगियों ने शुरुआत में भाग लिया था। इसकी जो कुल दूरी थी वो 241 मील की थी। दांडी पहुंचकर गांधी जी द्वारा वहां नमक उठाकर इस नमक कर के कानून का विरोध किया गया और ये दांडी मार्च बहुत ज़्यादा प्रभावशाली रहा, जिसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने इसकी तुलना मुसोलिनी और नेपोलियन की यात्रा से भी की थी। दांडी यात्रा को देखकर जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसकी तुलना मुसोलिनी और नेपोलियन की यात्रा से की थी। उस दिन अर्थात मतलब 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई और इस आंदोलन में महिलाओं द्वारा सबसे ज़्यादा भाग लिया गया था। इसी क्रम में जो है 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई और इसमें जो है सबसे अधिक महिलाओं द्वारा भाग लिया गया था। इसके बाद जो है समझौता आया एक गांधी इरविन समझौता। यह भी एक इतिहास का महत्वपूर्ण समझौता है जो 1930-31 को हुआ था। इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन से लॉर्ड इरविन को बहुत परेशानी हुई, जिसकी वजह से उन्होंने गांधी जी के साथ एक समझौता किया। ये समझौता जो है इतिहास में गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है और ये मार्च 1931 में हुआ था। इसके बाद गोलमेज सम्मेलन हुआ 1930 से लेकर 1932 तक। 1930 से लेकर 1932 तक अंग्रेज़ों द्वारा कुछ सम्मेलनों का आयोजन ब्रिटेन में करवाया गया ताकि भारत के विभिन्न दल उन सम्मेलनों में अपनी बातें उनके समक्ष रख सकें और इन्हें गोल मेज सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें एक जो है गोल टेबल या गोल मेज थी जिसके चारों ओर लोग बैठते थे और अपनी बातों को रखते थे। इस क्रम में 1930 से लेकर 1932 तक अंग्रेज़ों द्वारा कुल 3 गोल मेज सम्मेलन का आयोजन ब्रिटेन में करवाया गया, जिसमें प्रति वर्ष एक गोल मेज सम्मेलन हुआ करता था। तो कुल 1930 से लेकर 1932 तक कुल 3 गोल मेज सम्मेलन हुए जो प्रति वर्ष होते थे। इसमें जो है सभी लोग एक गोल मेज के चारों तरफ बैठकर अपनी मांगों को रखते थे और अपनी बात जो है सबके सामने प्रस्तुत करते थे। आपका जो प्रथम गोल मेज सम्मेलन था वो 1930 को हुआ, द्वितीय गोल मेज सम्मेलन 1931 को हुआ और तृतीय गोल मेज सम्मेलन जो है 1932 को हुआ था। इसके बाद जो है पूना पैक्ट समझौता हुआ 1932 में। जब 1932 में ब्रिटेन में तीसरा गोल मेज सम्मेलन हुआ, तब उस सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर जी द्वारा दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग रखी गई और इस मांग को अंग्रेज़ों द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। तो जो आपका तीसरा गोल मेज सम्मेलन जो ब्रिटेन में हुआ था उसमें भीमराव अंबेडकर जी द्वारा दलितों के लिए एक पृथक निर्वाचन की मांग रखी गई और इस मांग को जो है अंग्रेज़ों द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। तब दलितों के लिए कुल 71 या 71 पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की घोषणा करी गई थी और अंग्रेज़ों द्वारा ये फैसला भारतीय हिंदू समाज को तोड़ने और भारत के राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए किया गया था। इस घोषणा को सांप्रदायिक पंचायत अर्थात कम्युनल अवार्ड के नाम से संबोधित किया जाता है। तो जो आपका तीसरा गोल मेज सम्मेलन था उसमें 1932 में भीमराव अंबेडकर जी ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की और अंग्रेज़ों द्वारा इसको स्वीकार कर लिया गया था। अंग्रेज़ों द्वारा ये जो फैसला था भारतीय हिंदू समाज को तोड़ने के लिए लिया गया था और राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए लिया गया था। इस घोषणा को सांप्रदायिक पंचायत अर्थात कम्युनल अवार्ड के नाम से संबोधित किया जाता है। इसके बाद गांधी जी के द्वारा जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन और पूना पैक्ट जैसे आंदोलन के बाद कुछ समय तक आंदोलनों के दौर को कुछ विराम मिला। इसके बाद 1940 में गांधी जी द्वारा उनकी एक रणनीति के तहत एक व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया गया था। यानी कि जो है 1940 में गांधी जी द्वारा उनकी एक प्लानिंग के तहत जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया गया,
जिसमें विनोबा भावे ऐसे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने इस व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लिया था। और इसके बाद दूसरे सत्याग्रही जो है जवाहरलाल नेहरू बने और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त बने थे। इस व्यक्तिगत सत्याग्रह को पवनार जो महाराष्ट्र में है वहाँ से शुरू किया गया और इस सत्याग्रह को जो है दिल्ली चलो नाम दिया गया था। शुरुआत में जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे प्रथम व्यक्ति थे। उसके बाद जो है दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू बने और तीसरे सत्याग्रही जो है ब्रह्मदत्त बने थे। और इसी सत्याग्रह को जो है दिल्ली चलो के नाम से जाना जाता है या संबोधित किया जाता है। इसके बाद 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। 1939 में दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हुई और अंग्रेज़ों की ओर से पूरी कोशिश की जा रही थी कि भारतीयों को पहले की तरह ही इस बार भी अंग्रेज़ी सेना में ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती किया जाए ताकि दूसरे विश्व युद्ध की लड़ाई के लिए उनको भेजा जाए। बहुत सारे प्रतिनिधिमंडल जो भारत आए और भारतीयों को अंग्रेज़ों को विश्व युद्ध में मदद करने का प्रोत्साहन दे रहे थे, परंतु जैसा धोखा अंग्रेज़ों ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतीयों के साथ किया था वैसा ही धोखा इस बार भी वो कर सकते थे। इसी बात को लेकर जो है ये बात भारतीयों के समझ में आ चुकी थी। भारत छोड़ो आंदोलन जो है इसकी शुरुआत 1939 में दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी और अंग्रेज़ों की ओर से कोशिश की जा रही थी कि भारतीयों को भी पहले की तरह जो है इसमें अंग्रेज़ी सेना में शामिल किया जाए और दूसरे विश्व युद्ध के लिए भेज दिया जाए। इस क्रम में ब्रिटेन से क्रिप्स मिशन भी भारत आए और वे भारत में अपने कार्यों को लेकर पूर्णतः असफल रहे, क्योंकि अब भारतीयों को अपने हितों का ज्ञान अच्छे से हो गया। और इस क्रिप्स मिशन के संबंध में गांधी जी द्वारा यह कहा गया था कि यह दिवालिया हो चुके बैंक का एक चेक है। क्रिप्स मिशन के संबंध में जो है गांधी जी ने अपनी परिभाषा दी थी कि यह दिवालिया हो चुके एक बैंक का चेक है। इस क्रिप्स मिशन के भारत में असफल हो जाने के बाद तब गांधी जी ने भारत में एक ऐसे आंदोलन को शुरू किया जो भारत की अंतिम सबसे बड़ी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई में से एक बना। और ये आंदोलन गांधी जी द्वारा 1942 में शुरू किया गया था और अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो है जो भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जाना जाता है यह भारत छोड़ो आंदोलन था। इस आंदोलन को जो है अगस्त क्रांति के नाम से भी संबोधित किया जाता है। गांधी जी द्वारा इस आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में की गई थी। इसके बाद अंग्रेज़ों द्वारा ऑपरेशन जीरो ऑवर चलाया गया, जिसके तहत गांधी जी सहित लगभग सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं और गांधी जी द्वारा इस आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में की गई थी। अंग्रेज़ों द्वारा ऑपरेशन जीरो ऑवर चलाया गया, जिसके तहत गांधी जी सहित लगभग सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। गांधी जी को अंग्रेज़ों द्वारा गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस में कैद करा दिया गया और अंग्रेज़ों की ओर से पूरी कोशिश हुई इस आंदोलन को दबाने की, परंतु इस आंदोलन के दूसरी पंक्ति के नेताओं ने जो जेल से बाहर थे अलग अलग क्षेत्रों से यह आंदोलन जारी रखा। इसके साथ साथ लोगों ने भी इस आंदोलन में खूब सहयोग किया और ये आंदोलन जो है भारत के अंतिम सबसे बड़े स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में से एक बना। इस प्रकार जो है गांधी जी का भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। गांधी जी को जो है अंग्रेज़ों द्वारा गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस में डाल दिया गया था और इस आंदोलन के जो दूसरे लोग थे जो जेल से बाहर थे उन्होंने इस आंदोलन को अलग अलग क्षेत्रों में जारी रखा और ये आंदोलन जो है भारत के अंतिम सबसे बड़े स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में से एक बना था। तो दोस्तों इस प्रकार जो है गांधी जी का भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा था। भारत को इतने सालों की गुलामी के बाद 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली, परंतु इस आज़ादी में हमने हमारे एक हिस्से को खो दिया
जो वर्तमान पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। और अंत में 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी गई, क्योंकि नाथूराम गोडसे के कुछ विचार जो है गांधी जी के साथ नहीं मिलते थे। तो इन संग्रामों के बाद या आंदोलनों के बाद जो है हमने 15 अगस्त 1947 को आज़ादी प्राप्त की, और इस आज़ादी में हमने हमारे एक जो हमारा हिस्सा था पाकिस्तान, आज वर्तमान पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है, इसको खो दिया था। अंत में जो है 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी गई, क्योंकि नाथूराम गोडसे के कुछ विचार जो है गांधी जी के साथ नहीं मिलते थे। तो दोस्तों, ये थे गांधी जी के प्रमुख आंदोलन एवं उनके प्रमुख योगदान जो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण हैं, और कई बार एग्ज़ाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन इनमें से पूछे जाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।